हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर मैं दुर्गेश हुड्डा आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, आज मैं बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र मॉडल पेपर 1 क्लास 12 विषय राजनीतिक विज्ञान का मॉडल पेपर फर्स्ट हल करवाने वाला हूं। आपके ये मॉडल पेपर संजीव डैश स्कोर का है। इसी के साथ साथियों, आपके अर्धवार्षिक परीक्षा होगी। अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर इस मॉडल पेपर से अधिकतर प्रश्न हूबहू छपते हैं, तो इस मॉडल प्रश्न को पूरा आपको देखना है। और इसी के साथ वार्षिक परीक्षा के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। चाहे कोई भी आपका परीक्षा हो, उस परीक्षा के अंदर सर्वाधिक सवाल है संजीव डैश स्कोर के फर्स्ट मॉडल पेपर से आते हैं। ये आप जो पहले परीक्षाएं हुई है उनके आधार पर भी देख सकते हो। इसी के साथ मेरा पर्सनल अनुभव भी है, और जो भी वीडियो यूट्यूब पर बहुत सारे आ रहे हैं, उसी के साथ ये इम्पोर्टेंट जो आपकी सीरीज है इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और जितने भी आपके संजीव डैश स्कोर के आपके 9 मॉडल पेपर है, तो 9 के 9 मॉडल पेपर मैं हल करवाऊंगा। और इसकी PDF है साथियों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है क्लास 6 से लेकर के 12 तक, ठीक है। केवल RBSC विद्यार्थियों के लिए है। वह अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कीजिए, उसका लिंक है और डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और इसके अलावा चैनल के अबाउट में जाकर के भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और अभी तक आपने हमारे जो हमारा चैनल है ऑफिशियल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन, इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और पिछले जितने भी हल करवाए गए हैं 12th क्लास के जो पॉलिटिकल साइंस के 2022 के मैंने मॉडल पेपर पूरे हल करवाए हैं, वह भी आप बहुत जरूर देखना। उनसे भी आपको वार्षिक परीक्षा के लिए अच्छा फायदा होगा, क्योंकि सिलेबस सेम था, ठीक है। केवल पैटर्न चेंज हुआ है और लगभग पैटर्न भी सेम है, तो आपका रिवीजन अच्छा होगा, ठीक है। लगभग 18 वीडियो के आसपास कंप्लीट होंगे, तो आप पूरे ज़रूर देखना, आपको अच्छा फ़ायदा होगा। तो साथियों, शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है साथियों, वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन के अंदर कितने सदस्य हैं? तो साथियों, इसका सही आंसर होगा 120 सदस्य। कितने सदस्य? 120 सदस्य हैं। दूसरा है, बर्लिन की दीवार खड़ी की गई, कब की गई साथियों? तो इसका सही आंसर होगा 1961 के अंदर की गई। तीसरा सवाल है, साप्टा संबंधित है, तो साप्टा है वो किससे संबंधित है साथियों? तो ये सार्क से संबंधित है। चौथा सवाल है हमारा, किस वर्ष इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष के लिए शांति, मित्रता तथा सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही आंसर होने वाला है आपको सन 1971, ठीक है साथियों। आपके द ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा पांचवा सवाल है, भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? तो उसके अंदर साथियों, जो आपका उदारीकरण का विचार है ये शामिल नहीं था। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सवाल संख्या आपके 6 कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार यानी पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट है सवाल संख्या 7, भारत में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारत में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन है साथियों? आपके बे ऑप्शन काका कालेलकर साहब, ये इसका राइट आंसर होगा। और ये सवाल इंपॉर्टेंट है, जितने भी सवाल है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। हूबहू सवाल छपने वाले, जब भी पेपर आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। और वार्षिक के लिए ये पहला मॉडल पेपर है, इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ शीत युद्ध, सवाल संख्या आपके 8 है, शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत खेमे का जो विभाजन सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इसका साथियों सही आंसर होने वाला यूरोप के अंदर होता है। नेक्स्ट है सवाल संख्या 9, रूस में समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो इसका सवाल होगा 1917 के अंदर है, वो रूस के अंदर समाजवादी क्रांति होती है। 10वां सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस वर्ष तैयार होता है? तो इसका सही सवाल राइट आंसर होगा 1951। नेक्स्ट है, स्वेज नहर के मुद्दे पर 1956 में ब्रिटेन ने किस देश पर हमला किया था? तो इसका राइट आंसर होगा मिस्र पर हमला किया था। और अगला सवाल है साथियों, लोकदल के संस्थापक कौन हैं? तो आपके चौधरी चरण सिंह है, और लोकदल के क्या है? संस्थापक है। आगे मैं बात करता हूँ खालिस्तान की, तो यहाँ पर खालिस्तान है आपके पहला है कि लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई? ठीक है, ये नीचे दिया गया है इसका उत्तर। ठीक है, दूसरा है भारत ने सन 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था। तीसरा है 1957 में केरल राज्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी थी। ठीक है, चौथा यहाँ पर है नॉर्वे के ट्राइगव ली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव थे वो ट्राइगव ली थे और वो नॉर्वे देश के थे। अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर हूबहू छपेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पांचवा, केशवानंद भारती मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने पहला जो फैसला सुनाया था कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है। केशवानंद भारती मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया था कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है। नेक्स्ट है अगला, वर्ष बामसेफ का गठन पूछे तो आपका 1978 के अंदर है। वर्ष 1978 में बामसेफ का गठन हुआ था। ये जितने भी खालिस्तान है इम्पोर्टेंट है। इसके आगे साथियों मैं बात करता हूँ अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, पहला है प्रश्न, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों आघात पहुंचाकर उपचार करना। क्या करना साथियों? आघात पहुंचाकर क्या करना? उपचार करना। दूसरा है किन देशों को दूसरी दुनिया का देश कहा जाता है? तो पूर्वी यूरोप के जो देश समाजवादी खेमे में शामिल हुए थे उनको दूसरी दुनिया कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट सवाल है साथियों, जो पूर्वी यूरोप के जो देश समाजवादी खेमे के अंदर जो शामिल होते हैं उन देशों को दूसरी दुनिया कहा जाता है। तीसरा है सोवियत रूस के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है साथियों सोवियत रूस के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण था बाल्टिक गणराज्यों यूक्रेन, जॉर्जिया और रूस में राष्ट्रीयता और संप्रभुता का आभार जो उभार था ये इसका विशेषतः कारण था। किसका? सोवियत रूस के विघटन का जो अंतिम और तात्कालिक कारण है वो ये था। तो इम्पोर्टेंट सवाल है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। ठीक है, और वार्षिक के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही साथियों। नेक्स्ट है स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्र कुल में कौन कौन से जो देश है वो शामिल हुए थे? तो साथियों इसके अंदर 15 देश शामिल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूसी संघ, कजाकिस्तान, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मालदोवा, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इसके अलावा तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ये सवाल जो आपके देश है वो किसके अंदर? स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्र कुल में शामिल हुए थे। आगे हमारा पांचवा सवाल है साथियों कि हेगीमनी शब्द का अर्थ क्या है? तो साथियों इसका अर्थ है विश्व राजनीति में आज अमेरिकी जो सैन्य वर्चस्व के लिए हेगीमनी शब्द का है वो इस्तेमाल किया गया है। किसके लिए? हेगीमनी शब्द यानी विश्व राजनीति में आज अमेरिकी जो सैन्य वर्चस्व के लिए हेगीमनी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है साथियों ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा जो 19 मार्च 2003 को अमेरिका के इराक के विरुद्ध युद्ध का नाम है वो क्या है? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम था। ठीक है, तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या है? तो आपको लिखना है 19 मार्च 2003 को अमेरिका के इराक के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का नाम था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल का लक्ष्य क्या था? तो साथियों क्योटो प्रोटोकॉल का जो लक्ष्य था वो था औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन को कम करना। क्या था साथियों कि जो औद्योगिक देश है उनके लिए ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्पादन हो रहा है उसको कम करना। ये किसका मुख्य लक्ष्य था? तो क्योटो प्रोटोकॉल का ये मुख्य लक्ष्य था। आगे सवाल संख्या 7 है कि विश्व की साझी संपन्नता का आकार घटने के 2 कारण बताइए। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। तो पहला कारण है कि विश्व की साझी संपन्नता का दोहन औद्योगिकरण से हो रहा है, यातायात और बढ़ते वैश्विक व्यापार के रूप में करने से हो रहा है। इसी के साथ दूसरा है इसको गैर जिम्मेदाराना ढंग से है वो उपयोग करते हुए इसे प्रदूषित करने से इसका जो आकार है वो घट रहा है। तो ये 2 कारण लिखने हैं साझी संपन्नता के। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ सवाल संख्या 9, विश्व सामाजिक मंच के कार्यकर्ता किसका विरोध करते हैं?
तो साथियों इसका राइट आंसर है कि विश्व सामाजिक जो मंच के कार्य करता है वो नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। किसका करते हैं? नव उदारी जो वादी वैश्वीकरण है उसका वो विरोध करते हैं। तो आपको लिखना है कि विश्व सामाजिक मंच के कार्यकर्ता नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं साथियों, आपके सवाल संख्या कौन सा है? ये आर्थिक वैश्वीकरण का एक लाभ बताइए। तो आर्थिक वैश्वीकरण के कारण लोगों की आर्थिक समृद्धि और खुशहाली बढ़ती है। ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा क्या था? इम्पोर्टेंट है साथियों सवाल। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा था ताड़ी की बिक्री बंद करो। क्या करो? ताड़ी की बिक्री बंद करो। किसकी बिक्री बंद करो? ताड़ी की बिक्री बंद करो। दलित पैंथर्स ने कौन से मुद्दे उठाए? तो दलित पैंथर्स ने सामाजिक असमानता का मुद्दा उठाया, जातिगत भेदभाव का मुद्दा उठाया, दलित महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया। इसी के साथ जो दलित उत्पीड़न और दलित आरक्षण के मुद्दे हैं वो दलित पैंथर्स ने उठाए थे। तो ये इसका राइट आंसर है। सारे के सारे सवाल इंपॉर्टेंट है अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। और वार्षिक के अंदर जो मैं लगवा रहा हूँ वो अति महत्वपूर्ण है। जो भी है आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। अब आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न आ रहे हैं। शब्द सीमा 50 है और अब सवाल संख्या चौथा है वो है साथियों वर्ष 2003 में अमेरिका के द्वारा इराक पर सैन्य हमले के दो जो मकसद है या कारण है वो बताइए। तो वर्ष 2019 में अमेरिका के द्वारा इराक पर सैन्य हमले के दो मकसद थे। पहला है साथियों इराक के तेल भंडारों पर नियंत्रण कायम करना। इराक के अंदर ज़्यादा क्या है? तेल भंडार स्थान है, उन पर क्या है? अमेरिका कब्जा करना चाहता था। और दूसरा है इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार की स्थापना करना था। दो ही विशेष कारण थे। एक तो इराक के अंदर तेल भंडारों पर नियंत्रण कायम करना था, किसको? अमेरिका को। और दूसरा है जो अमेरिका ये चाहता था कि जो इराक पर है वो मेरे मनपसंद की सरकार बने, ठीक है। तो ये दो कारण थे। नेक्स्ट पांचवा सवाल है आपके भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद के कोई दो मुद्दे बताएं। तो पहला मुद्दा है साथियों कि दोनों देशों की सरकारें कश्मीर पर अपना दावा करती है और दोनों देशों के अपने अपने तर्क है और इस मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच दो युद्ध हो चुके हैं लेकिन इसका समाधान नहीं हो पाया है। नेक्स्ट लिखना है दोनों देशों की सरकारें एक दूसरे की संदेह की नज़र से देखती है और आतंकवाद व जासूसी के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती है। तो ये दो विवाद के मुद्दे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच। छठा सवाल है भारत की सुरक्षा रणनीति की कोई दो घटक बताइए। तो इसका राइट आंसर है साथियों कि भारत की जो सुरक्षा रणनीति है उसके कारण बताना है। पहला है अपने चारों तरफ परमाणु हथियारों से लैस देशों को देखते हुए भारत ने 1974 और 1998 में परमाणु परीक्षण कर अपनी सैन्य क्षमता का विकास किया। भारत ने अभी तक दो परमाणु परीक्षण किए थे, एक 1974 के अंदर, एक 1998 के अंदर, ठीक है। और इसी के साथ दूसरा कारण बताना है कि भारत ने अपने सुरक्षा हितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों एवं संस्थाओं को मजबूत करने की नीति है वो अपनाई है। तो ये दो सुरक्षा की दृष्टि से जो भारत की रणनीति है उसके मुख्य घटक है। सातवां सवाल है साथियों कि आपके मूलवासी से आप क्या समझते हैं। तो मूलवासी ऐसे लोगों के वंशज है जो किसी मौजूद देश में लंबी समय अवधि से रहते चले आ रहे हैं। यद्यपि किसी दूसरी जातीय मूल के लोगों ने अन्य हिस्सों से आकर इनका अपने अधीन कर लिया था, तथापि वह अभी भी अपनी परंपरा, संस्कृति और रीति रिवाज का पालन करना पसंद करते हैं। तो ये इसका सही आंसर था, मूलवासी, ठीक है। आगे सवाल संख्या 8 है हमारा कि वैश्वीकरण की प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। तो इसका सही आंसर है साथियों कि टेलीग्राम, टेलीफोन और माइक्रोचिप में नवीनतम आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति ला दी है। किसने? टेलीग्राफ मान लो, उसके अलावा टेलीफोन मान लो, माइक्रोचिप्स मान लो, और जो नवीनतम आविष्कार होते हैं वो विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति ला दी है। दूसरा लिखना है कारण कि जो विचार है, पूंजी है, वस्तु और लोगों की विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही की जो आसानी जो है वो प्रौद्योगिकी में तरक्की के कारण ही संभव हुई है। आज भारत का आदमी अमेरिका के बैठे व्यक्ति से है आसानी से बातचीत कर सकता है, वहाँ कुछ भेज भी सकता है, ला भी सकता है, खुद जा भी सकता है। तो ये किस कारण हो रहा है? ये संचार के कारण है, जो आपकी इंटरनेट के कारण ऐसी चीज़ें हो रही है।
सवाल संख्या 9 है, भारत और भूटान के मध्य सहयोग के 2 क्षेत्र बताइए। तो पहला लिखना है, भूटान ने पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों और गुरिल्ला को अपने क्षेत्र में खदेड़ भगाया और भूटान का इस कदम से भारत को बड़ी सहायता मिली। और दूसरा है, भारत भूटान में जो पन बिजली की बड़ी परियोजना में सहयोग कर रहा है। जो पन बिजली होती है ना, पवन चक्की वाली, उनसे भारत है भूटान में बहुत अच्छी परियोजनाओं के माध्यम से क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है। अब मैं बात करता हूँ सवाल संख्या 10 की। सवाल संख्या 10 है हमारा कि भारत की संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के समर्थन में 2 मत देने हैं। भारत अभी अस्थायी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो परिषद है उसका अस्थायी सदस्य है और स्थायी सदस्य 5 है, और अब भारत भी उसके बनने के लिए दावा कर रहा है। तो उसके पीछे क्या कारण है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के समर्थन के 2 प्रमुख तर्क है। पहला लिखना है कि भारत विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला दूसरा देश है, ठीक है, और यहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का कितना 1.1/5वां हिस्सा है और निवास करता है। दूसरा है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यह तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। तो ये 2 विशेष कारण हैं जो भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने की क्या समर्थन कर रहे हैं। इसके साथियों, जितने भी आपके सार्क हो गए और संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य, इनकी जो मेरे शॉर्ट वीडियो बने गए हैं वहाँ ट्रिकें बताई गई, आपको याद रखने की बिल्कुल आसानी ट्रिक है और शॉर्ट वीडियो के अंदर बताई गई हैं। आप ज़रूर देखना और इसको कॉपी के अंदर नोट भी कर लेना, आपको अच्छा फ़ायदा होगा। हर एक ट्रिक आपको याद हो जाएगी और किसी भी देश की जो संयुक्त राष्ट्र संघ हो गए, जो भी आपके संगठन है, सार्क हो गया, इनकी जो ट्रिकें देश है उनके ट्रिक बनेगी, वहाँ से आप ज़रूर देखना। 11 नंबर सवाल है साथियों, प्रथम आम चुनाव को सफल बनाने के लिए चुनाव आयोग के कोई दो कार्य लिखना है। तो प्रथम जो चुनाव हुआ था आम चुनाव, उसके अंदर चुनाव आयोग ने है उसके 2 मुख्य कार्य है साथियों। प्रथम आम चुनाव में सफल बनाने के लिए चुनाव आयोग ने सर्वप्रथम मतदान की एक विशेष पद्धति का निर्धारण किया था और दूसरे, उसने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज़्यादा अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित भी किया था। तो ये चुनाव आयोग का क्या था, महत्वपूर्ण 2 कार्य थे। आगे है, भारतीय राजनीति में दल बदल से आप क्या समझते हैं। ये सवाल साथियों अर्धवार्षिक के अंदर हूबहू छपेगा और वार्षिक के आने के अंदर भी चांसेज है इस सवाल का, ठीक है। दल बदल कानून, तो साथियों दल बदल का अर्थ क्या होता है, इसके पीछे कानून भी बना है, ये सारा कुछ हम जानेंगे और ये प्रश्न भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर है, जब जनता द्वारा निर्वाचित कोई प्रतिनिधि किसी विशेष राजनीतिक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़कर निर्वाचित हुआ हो और अपने स्वार्थ और अन्य कारण से वह उस दल को छोड़कर अन्य दल में शामिल हो जाएं, तो भारतीय राजनीति में उसे दल बदल कहते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा पार्टी। इसको मैं सिंपल भाषा के अंदर समझाऊं, राजस्थान के अंदर 2 पार्टियां चल रही है, एक कांग्रेस और बीजेपी, ठीक है। और यहाँ पर एक क्या साथियों में राजेंद्र नाम का एक क्या है जो चुनाव लड़ रहा है, और यहाँ पर एक क्या है जो कमलेश नाम का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। तो राजेंद्र शाह चुनाव लड़ा किस पार्टी से, कांग्रेस से, ठीक है, और चुनाव जीत भी गया, ठीक है। तो कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है, हाथ है, और बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल है। तो यहाँ पर साथियों हाथ, कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह हाथ के माध्यम से ये चुनाव लड़ा राजेंद्र, चुनाव जीत गया और चुनाव जीतते ही बीजेपी वाला, ये बीजेपी के अन्य बड़े नेता ये इस कमलेश को मान ले तो भी ये आता है इसके पास और कहता है तेरे को मैं देता हूँ 10 लाख रुपए, तू चला मेरे पार्टी में। तो राजेंद्र यहाँ से इस पार्टी को छोड़ करके चला गया बीजेपी के अंदर। तो ये जो हो रहा है इसी को ही क्या कहते हैं अपन, दल बदल कहते हैं। लेकिन अब भारत सरकार ने इस पर क्या लगा दी है, कानून बनाकर इस पर रोक लगा दी है, क्योंकि इससे लोकतंत्र को ठेस पहुंच रहा है। तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, अगर होना है तो चुनाव से पहले हो सकते हो आप, ठीक है। तो ये सिंपल सी परिभाषा है, इसको मैंने उदाहरण के माध्यम से भी समझाया है। अब मैं बात करता हूँ साथियों 13वां सवाल है, 1960 के दशक का जो खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है, उसके पीछे क्या कारण है।
तो पहला लिखना है साथियों कांगो संकट। क्या, कौन सा संकट? कांगो संकट। तो 1960 के दशक के प्रारंभ में ही कांगो सहित अनेक स्थानों पर प्रत्यक्ष रूप से मुठभेड़ की स्थिति पैदा हो गई। दूसरा है क्यूबा संकट। क्यूबा संकट इंपॉर्टेंट है साथियों। 1961 में क्यूबा में अमेरिका द्वारा जो प्रायोजित बे ऑफ पिग्स आक्रमण और 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट ने शीत युद्ध को चरम पर पहुंचा दिया था। तो एक तो पूछेगा क्यूबा मिसाइल संकट कब? 1962 के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, परीक्षा के अंदर आ सकता है। आगे है 1965 में जो डोमिनिकन रिपब्लिक में अमेरिका हस्तक्षेप और 1968 में चेकोस्लोवाकिया में सोवियत संघ के हस्तक्षेप से तनाव बढ़ा था। तो इन अन्य कारणों के माध्यम से ये तीन मुख्य कारण हैं जिसके कारण 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। अब नेक्स्ट है 14वां सवाल हमारा कि आपके महिलाओं ने चिपको आंदोलन में किस प्रकार सक्रिय भागीदारी निभाई, बताइए। तो इसका सही आंसर है साथियों कि चिपको आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई, क्योंकि इस आंदोलन में महिलाओं ने शराबखोरी की लत के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाई और इससे इस आंदोलन का दायरा विस्तृत हुआ और उसमें कुछ और सामाजिक मसले आ जुड़े। तो ये थे चिपको आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं सवाल संख्या 15। ये भारत में जो पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति के कौन से मुद्दे हावी रहे हैं, तो इसके आपको कारण बताने हैं। तो साथियों यहाँ पर आपको कि भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति के मुद्दे हावी कौन? पहला है साथियों यहाँ पर असम में बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन प्रबल था, और दूसरा लिखना है मेघालय में ज़्यादा स्वायत्तता की मांग का आंदोलन चला, और तीसरा है मिजोरम के अंदर, मिजोरम में क्या होता है, अलग देश बनाने का जो मुद्दा है वो हावी रहा है। तो जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में ये राजनीति के मुद्दे हावी रहे हैं, तो इनको आपको याद रहे। असम के अंदर क्या होता है, बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन प्रबल था। मेघालय के अंदर क्या होता है, मेघालय राज्य के अंदर ज़्यादा स्वायत्तता की मांग का आंदोलन चला, और मिजोरम कहता है कि अलग देश बना दो मुझे। तो ये तीन भारत के अंदर पूर्वोत्तर राज्य हैं, उनके अंदर राजनीति के मुद्दे भारी है, हावी रहे हैं। अब सवाल संख्या 16 है द्रविड़ आंदोलन की प्रमुख मांगें कौन सी है? तो साथियों द्रविड़ आंदोलन भारत के क्षेत्रीय आंदोलनों में से एक शक्तिशाली आंदोलन था, और इस आंदोलन की प्रमुख मांग एक स्वतंत्र द्रविड़ राज्य बनाने की थी। ठीक है, और यहाँ पर इस आंदोलन ने ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध करते हुए उत्तरी भारत के प्रभुत्व को नकारते हुए क्षेत्रीय गौरव की प्रतिष्ठा पर जोर दिया, लेकिन अन्य दक्षिणी राज्यों का समर्थन न मिलने के कारण यह आंदोलन तमिलनाडु तक सीमित रह गया, पूरे भारत के अंदर नहीं फैला। ठीक है, तो ये 16 सवाल थे आपके 2-2 नंबर तक आने वाले हैं, 4 से लेकर के 16 तक। अब आपके 17 से लेकर के जो आपके सवाल आएंगे वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे, और शब्द सीमा है इसकी साथियों कितनी, 100 है। ठीक है, तो 17वां सवाल आपसे पूछा है कि भारत के निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र के मध्य मार्ग अपनाया गया है, इस कथन का विचार बताइए। ठीक है, आप अपने विचार बताइए, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसका साथियों जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसको हम निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के मध्य मार्ग कह सकते हैं। ठीक है, तो भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई है, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई है। ठीक है, और इस अर्थव्यवस्था के अंदर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र है वो आते हैं। तो भारत के विकास के लिए पूंजीवादी मॉडल जिसमें विकास का काम पूर्णतः निजी क्षेत्र के भरोसे होता है, और समाजवादी मॉडल जिसमें निजी संपत्ति के खत्म कर दिया जाता है और उत्पादन पर राजस्व जो राज्य का नियंत्रण होता है, दोनों ही मॉडल की कुछ बातें को ले लिया है और अपने देश में उन्हें मिले जुले रूप में लागू किया, और इसी कारण जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता पूछे तो आपको पहला लिखना है कि इसमें खेती, किसानी, व्यापार और उद्योगों का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र के हाथों में रह जाता है। ठीक है, दूसरा है राज्य ने अपने हाथ में भारी उद्योग रखे हैं और उन्हें आधारभूत ढांचा प्रदान किया है। तीसरा है साथियों कि राज्य ने व्यापार का नियमन किया और कृषि क्षेत्र में कुछ बड़े हस्तक्षेप किए हैं। ये सवाल था 17वां का, सभी का इसका राइट आंसर था। तो अब हम बात करते हैं 18वां सवाल की। तो 18वां सवाल है हमारा
अफ्रीकी एशियाई एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा जो किए गए प्रयास है उनका उल्लेख करो। तो साथियों, अफ्रीकी एशियाई एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयास, पहला है नेहरू के दौर में भारत ने एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क बनाए और वह 1940 तथा 1950 के दशक में बड़े मुखर स्वर में एशियाई एकता की पैरोकारी करते रहे। दूसरा है भारत ने 1949 में इंडोनेशिया की स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया था। तीसरा है भारत अनौपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का प्रबल समर्थक था और इसी के साथ उसने पूरी दृढ़ता से नस्लवाद का खासकर दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद का जो नीति थी उसका भारत ने विरोध किया था। चौथा कारण है इंडोनेशिया के शहर बाडुंग में अफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 के अंदर हुआ था और अफ्रीका और एशिया के 9 स्वतंत्र देशों के साथ भारत के बढ़ते संपर्क का ये चरम बिंदु था और बाडुंगा सम्मेलन में ही गुट निरपेक्षता आंदोलन की नींव पड़ी थी। तो ये मुख्य कारण थे अफ्रीकी और एशियाई देशों के बीच में एकता स्थापित करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम थे। 19वां सवाल है, किन कारणों से वर्ष 1980 में मध्य अवधि चुनाव कराने पड़े। तो पहला कारण है यहाँ पर आपके कि 1977 के चुनाव के बाद बनी जनता पार्टी की सरकार में कोई तालमेल नहीं था। प्रधानमंत्री के पद को लेकर मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम में काफ़ी खींचतान हुई। अतः मोरारजी देसाई है 1977 के अंदर प्रधानमंत्री बने थे। दूसरा कारण है साथियों यहाँ पर कि जनता पार्टी अनेक राजनीतिक दलों का ढीला ढाला संगठन था और इन दलों में निरंतर खींचतान बनी रही और यह दल कुछ ही महीनों तक अपनी एकता बनाए रख सका। और तीसरा कारण है कि जनता पार्टी की सरकार के पास एक निश्चित दिशा या दीर्घकालीन कल्याणकारी बहुजनप्रिय कार्यक्रम या सर्वमान्य नेतृत्व या न्यूनतम साध्य कार्यक्रम नहीं था। और चौथा कारण है 18 मास पश्चात मोरारजी देसाई का त्यागपत्र देना पड़ा और जनता पार्टी पुनः कई दलों में बिखर कर टूट गई। परिणामतः 1980 के मध्य अवधि के अंदर है और चुनाव करवाने पड़े। तो ये विशेष कारण थे। अब मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट प्रश्न शेयर कर रहा हूँ साथियों। ये प्रश्न हूबहू परीक्षा के अंदर छप सकता है। मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिशें बताइए। तो अच्छा सवाल है, 100% पूछा जा सकता है। तो साथियों, मंडल आयोग द्वारा जो मशविरा था, मंडल आयोग का मशविरा था कि जो पिछड़ा वर्ग को पिछड़ी जातियों के साथ में स्वीकार किया जाए, क्योंकि अनुसूचित जातियों से इतर ऐसी अनेक जो जातियां हैं जिन्हें वर्ण व्यवस्था में नीच समझा जाता है। और आयोग ने एक सर्वमान्य जो सर्वेक्षण में पाया है कि इन पिछड़ी जातियों की शिक्षा संस्थानों, सरकारी नौकरियों में बहुत कम मौजूदगी है। अतः आयोग ने कुछ प्रमुख सिफारिशें रखी थी और मंडल आयोग की पहली सिफारिश छह साथियों कि पिछड़ी जातियों के लिए शिक्षा संस्थानों तथा सरकारी नौकरियों के लिए कितना 27% सीट पर आरक्षण करने की सिफारिश की। किसने? मंडल आयोग ने। और दूसरी सिफारिश थी कि मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति सुधारने के लिए भूमि सुधार की सिफारिश भी की थी। तो ये मंडल आयोग की 2 प्रमुख सिफारिशें थी, आपको ध्यान में रखना है और सवाल भी इम्पोर्टेंट है। अब 21वां सवाल है, शीत युद्ध का अर्थ, दायरे और इसमें भारत की भूमिका का उल्लेख कीजिए। और इसी के साथ इसका अथवा के अंदर सवाल है, गुट निरपेक्षता का अर्थ बताए एवं इसने शीत युद्ध के समय 2 ध्रुवीयता का चुनौती किस प्रकार की थी। तो ये 2 अथवा के अंदर सवाल थे। तो इसका जो आंसर है आपको दिख रहा होगा। ये मैं कुछ सवाल बता देता हूँ ताकि आपको है वो याद रह जाएं। और इसकी जो PDF है मैं टेलीग्राम के अंदर सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से देख लेना और आप कहो तो मैं इसको पढ़ा भी दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर शीत युद्ध के जितने भी है, शीत युद्ध का अर्थ बताना है। तो ये अर्थ, फिर उसके बाद में शीत युद्ध के दायरे बताने हैं। उसके बाद लिखना है शीत युद्ध में भारत की क्या भूमिका रही थी। और अथवा के सवाल है, गुट निरपेक्षता का अर्थ बताना है और गुट निरपेक्षता आंदोलन द्वारा शीत युद्ध के समय 2 ध्रुवीयता की चुनौतियाँ क्या क्या थी ये बताना है।
और इसी के साथ 22वां सवाल आता है हमारा, क्षेत्रीय संगठनों को बनाने का उद्देश्य क्या था। आसियान संगठन की स्थापना एवं जो आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या है। ठीक है। और दूसरा अथवा केंद्र सवाल है कि वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में जापान प्रभावकारी है, तथ्यों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको लिखना है, क्षेत्रीय संगठनों बनाने का उद्देश्य क्या है, आसियान की स्थापना के बारे में आपको बताना है, फिर आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या है ये आपको बताना है, और वैकल्पिक शक्ति केंद्रों के रूप में जापान ये आपको बताना है। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है, भारत विभाजन के परिणाम पर लेख लिखिए। रजवाड़े के विलय पर राज्य जो सरकार है उसके नज़रिए पर लेख लिखिए। तो भारत विभाजन के कारण क्या थे, आबादी का स्थानांतरण, घर बार छोड़ने की मजबूरी, महिलाओं तथा बच्चों के साथ अत्याचार हुए, हिंसक अलगाव हुआ, जो भारत की जो भौतिक संपत्ति का बंटवारा हुआ, ये कारण था। इसी के साथ जो देशी रजवाड़ों का जो विलय का समस्या क्या थी ये आपको बताना है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, ये साथियों आपका पूरा पहला जो मॉडल पेपर है वो होता है हल, और इसकी मैं PDF है हमारे टेलीग्राम पर भेज दूंगा, आप वहां से इसको देख लेना, और जो हल करवाए गए सवाल है वो तो आपको याद हो ही गए होंगे। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इसके अलावा आपके दिमाग में कोई भी सवाल चल रहा है, कोई भी आप पूछना चाहते हो मेरे से सवाल, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, उसका हर जवाब है वो मैं आपको देता रहूँगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।